सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, 2007 की इमरजेंसी का मामला था। 17 तारीख दिसंबर को जब ये फैसला आया, उसके बाद इंतज़ार किया जा रहा था कि 48 घंटे बाद ये तफसीली फ़ैसला आएगा। जब तफसीली फ़ैसला आया तब भी, और जब मुख्तसर फ़ैसला आया, इस पर रद्द अमल सामने आया। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का भी, पाक फ़ौज की जानिब से भी एक एलामिया हुआ। फिर उसके बाद 19 तारीख को बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी DGISPR की जानिब से की गई। मुख्तलिफ इस वक्त ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, तमाम लोग बातें कर रहे हैं। अगर कोई नहीं बात कर रहा तो वो है इस वक्त शरीफ ख़ानदान। मामला ये है कि आपको याद होगा जब 2007 की इमरजेंसी का मामला था, उसके बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किसी किस्म का मुकदमा नहीं बनाया। लेकिन जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत आई, उसके बाद ये मुकदमा बनाया गया नवंबर में जाकर। और इस मुकदमे को उस वक्त भी तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जा रहा था कि शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान मुस्लिम नून और उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर हिट हुए हैं, और उनके साथ उनकी ज़ाती मखासमत, ज़ाती दुश्मनी तक का मामला गया जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का, इसलिए यह मुकदमा बनाया गया है। लेकिन अब क्या है कि हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो वो शरीफ ख़ानदान से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम नून जमाती तौर पर भी बात की जाए तो बड़ा एक सादा से किस्म के दो रद्द अमल आ गए हैं इस सारे अमल के अंदर। क्या वजह है कि उस दौरे हुकूमत में जब वो मौजूद थे तो वफाक की जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया गया, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं अब हो रही। तो सवाल लोग कर रहे हैं कि पहले कोई दिल की बीमारी थी जिसके लिए, या प्लेटलेट्स का मामला था, तो शरीफ ख़ानदान बयान पर बयान वहाँ से भी आ रहे थे। लेकिन अब क्या मामला है, कौन सी चुप लग गई है इस ख़ानदान को, हम बात करेंगे इस पर भी। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का आखिरी दिन था, और आखिरी दिन के हवाले से आज उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब भी किया। कुछ गिले भी थे, कुछ शिकवे भी थे, और कुछ अज़्म की बात भी उन्होंने कर दी है। प्रोग्राम तज्ज़िया में इसको भी शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद अमानुल्लाह कुंडरानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। समी इब्राहिम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। समी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। समी साहब, पहला तो आपसे, हम 2-3 दिन से, गुलाम मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। गुलाम मुर्तज़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया। समी साहब, 2-3 दिन से बात हो रही है कि ये फैसला ठीक है या नहीं है, इसको चैलेंज किया जाएगा, क्या होगा। तमाम जो आइनी माहिरीन हैं वो भी बात कर रहे हैं, कानूनी माहिर हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन जिनको जवाब कोई देना चाहिए, कोई बात करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा मामला है, वो खामोश हैं। ये शरीफ ख़ानदान से ना कोई ट्वीट है, ना कोई जवाब है, अपोजिशन लीडर भी खामोश है। आपको क्या वजह लग रही है? इसकी वजह मुदस्सर, आपने बात बड़ी जबरदस्त की है कि पहले तो प्लेटलेट और दिल की बीमारी थी, अब लगता है चुप की बीमारी लग गई है। और चुप की जब बीमारी लग जाए तो फिर बंदा बोलता ही नहीं है। वो जो आज परवेज साहब ने बात की, शरीफ खानदान को तो बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। तो वो इतनी एहतियात से काम ले रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब की आप वो वीडियो देखें तो हैरान हो जाता है बंदा कि वो कह रहे हैं कि वो मियाँ साहब को तो बताया ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। जैसे वैसे वो मियाँ साहब हर वक्त ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर घूमते फिरते रहते हैं, माशाल्लाह कपड़े पहन के विंडो शॉपिंग करते रहते हैं। डॉक्टरों ने, मैं देख रहा था वो डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट जिसमें उन्होंने कहा कि मियाँ साहब से, मैंने कहा है कि कम अज कम 2 दफा वॉक करें, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मियाँ साहब को पता ही नहीं है, मियाँ साहब को बताया ही नहीं हमने। पर ये जो सारे का सारा इसको कहते हैं वो जो एहतियात, समझदारी, या जब भले इसको जो कोई मर्जी कहे, जब वो आपकी डील हो जाए, जब आपका कोई एग्रीमेंट हो जाए कहीं पे जिसकी तफसील भी ना आ रही हो, तो फिर आप इसी तरह करते हैं। उनका जो ये रवैया है, उनका जो इतना मोहताज किस्म की, क्या बिल्कुल गुफ्तगू है ही नहीं इससे। वो बुनियादी तौर पर इट टेल्स यू कि अब उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से मरियम नवाज साहब बाहर आ जाएं, और उसके बाद फिर वो मियाँ साहब उनके साथ अमेरिका चले जाएं और सुख चैन की जिंदगी थोड़े अरसे के लिए गुजारें। उसके बीच में जो कुछ भी लेना देना हुकूमत के साथ थर्ड पार्टी के जरिए हो, और उसके बाद फिर मरियम नवाज साहबा की जो पॉलिटिक्स है वो आगे चल सके और आगे बढ़ सके। तो इसके अलावा मुझे कोई और मामला लगता नहीं। तो ये सर, ये एक मुल्की मामला है, इतना बड़ा मामला है जिसके सियासी भी असरात हैं, तो उस पर क्यों खामोशी फिर रखी जा रही है? सिर्फ अपने वक्त आने की इजाजत है?
मुदस्सर ये सोसाइटी हमारी अब कबायली सोसाइटी बन गई है। अब ये अमानुल्लाह कंदानी साहब आपके साथ बात करेंगे, वो पीआईसी पर हमले में भी कहेंगे वकील बेकसूर हैं। वो ये जो सेठ वकार साहब ने जो लिखा है कि लाश को लटकाया जाए, वो कहेंगे जनाब ये भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरे जत्थे हैं, वकील वकीलों को सपोर्ट करेंगे, सहाफी सहाफियों को सपोर्ट करेंगे, एग्जेक्टिव को सपोर्ट करेगी। खोसा साहब ने आज ये कह दिया कि मुझ पर और आला जो है अदलिया के जजेस को, दूसरे कौन जज हैं जिनके बारे में बात हो रही है, वो सेठ वकार साहब ही हैं, उन्होंने उनको भी आज डिफेंड कर दिया। तो ये भाई ये बिल्कुल ये मुल्की मफाद, लोगों के अपने जाती मफाद हैं, वही मुल्की मफाद है, अपने कबीले का मफाद वही मुल्की मफाद है। तो इसलिए वो जो बात नहीं कर रहे हैं वो ठीक है, उनका मफाद इसी में और यही मुल्की मफाद है, क्योंकि वो भी तो मुल्क का हिस्सा है ना, तो वो अपने मफाद को मुल्की मफाद ही कहते हैं भाई। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा अमानुल्लाह कंदानी साहब, जो कबीलों की बात ले आए हैं, वैसे तो कबीले सबको प्यारे हैं और जिस सूबे से आपका भी ताल्लुक है वहाँ तो कबायली रवायात को वैसे भी बड़ा जिंदा रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ हो या यहाँ हो मुल्की मफाद को बहरहाल सबसे मुकद्दम रखा जाता है। तो ये जो बात है कि चाहे वो पीआईसी के हमले हों, चाहे वो वकला के बाकी मामलात हों, या फिर इस वक्त अदलिया के सूरत हाल हो, आप समझते हैं कि मुल्की मफाद कहीं पीछे चला गया है और ये अपने आप को, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वकला हों, कोई भी हो ग्रोह, चाहे डॉक्टर्स हों, अपने आप के अंदर महदूद होकर रह गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। समी इब्राहिम साहब ने भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस किए मेरे बारे में, तो मैं तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए सिर्फ अदब से ये गुजारिश करूँगा, असल जो हकीकत है मैं उसकी तरफ जाऊँगा। मैं ये सारे जो बातें आपने की शायद उससे मुख्तलिफ हो, मगर मकसद एक है। सबसे पहले तो आपको ये जुडिशरी के बारे में सोचना होगा क्या वाकई ये जुडिशरी है या नहीं है, कि या वाकई ये वो जुडिशरी है जो आइन के तहत है, या वो जुडिशरी है किसी दबाव के तहत इसको जुडिशरी का नाम दिया गया है। मैं समझता हूँ, समी इब्राहिम साहब के तवक्कुआत के बरक्स कह रहा हूँ, ये वो जुडिशरी नहीं है जो आइन के तहत, जिसके अंदर ज़िम्मेदारी है जो कानून और आइन की तशरीह करे और आज़ादाना तौर पर इंसाफ की बुनियाद पर फैसले करे। अगर ये जुडिशरी होती, मैं उनसे पूछता कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 को उसने आइन को मुअत्तल किया, इनहैंड डिफेंस रखा, और आइन के साथ उन्होंने पार्लियामेंट को भी ख़त्म कर दिया और पार्लियामेंट के साथ जजों को भी ख़त्म कर दिया। कहा कि नए पीसीओ की तहत हल्फ उठाओ, और मैं ख़ुद इसके बाद सेनेटर बना, एलएफओ उन्होंने नाफिज किया, तो हमने एलएफओ के ख़िलाफ़ पूरी जदोजहद की। मगर ये वो 12 जज साहबान थे जिन्होंने कहा कि नहीं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कोई गलती नहीं की और उन्होंने जो इमरजेंसी नाफिज किया है वो भी दुरुस्त है, और न सिर्फ वो दुरुस्त है बल्कि उनको अख्तियार दिया है कि वो आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। यानी फ़र्द वाहिद को उन्होंने अख्तियार भी दे दिया कि वो तरमीम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप 3 साल तक हुकूमत करें, आपको कोई छेड़ भी नहीं सकता। उनको इस तरह इतना बड़ा मैंडेट दे दिया। और वो केस है PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 869 सैयद ज़फ़र अली शाह साहब के नाम से मशहूर है, और उसका डेट भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। वो डेट जिसको याद किया जाता है, मैं समझता हूँ उसको इस तरह से भी याद करें, ये है डेट 12 मई 2000। आप 12 मई 2007 को याद करते हैं, तो असल जो अलमिया हुआ है वो 12 मई 2000 को हुआ था, जब ये 12 जजों ने, तादाद भी वही 12 ही है, दिन भी 12 है, तो 12 जजों ने जो पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया और उस जुल्म के खुमियाजा भी खुद ही भुगता है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ जो आर्टिकल 6 है और उस आर्टिकल 6 का सब आर्टिकल 2 है, एड करने वाला और उसके अंदर मदद करने वाला, उसके अंदर जो सहूलत पैदा करने वाला बेटर है, उसकी भी उतनी सज़ा है। मैं समझता हूँ ये सज़ा जो है उस वक़्त से शुरू होनी चाहिए जब हम LFO के ख़िलाफ़, जब हम पार्लियामेंट के अंदर डेस्क बजाकर और अपने रात के 12-12 बजे तक एहतजाज कर रहे होते थे, हम इस LFO को नहीं मानते हैं, तो ये जज साहबान ने उनको इंडेमिनिटी दे दी। तो मैं समझता हूँ जुर्म उधर से शुरू होना चाहिए जहाँ से ये वक़ुआ हुआ है। अगर वो जुर्म नहीं बनता है, 3 नवंबर को सिर्फ चंद जजों को निकालने से ये जुर्म नहीं बनता है, नंबर 1। फिर दूसरा मेरा कानूनी सवाल ये है कि 3 नवंबर को 2007 को जो इमरजेंसी लगी और इसके बाद इसको जो डिक्लेयर किया है गैर आइनी गैर कानूनी, तो वो पता है अब किस जजमेंट में हुआ है? वो जजमेंट है PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 879 सिंध हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब जो मैं बात सीरियस करने वाला हूँ वो ये है कि उसके अंदर बैठे थे 13 जज साहबान। ये मेरा क्वेश्चन है पूरी कौम के साथ।
अशराफिया के साथ भी, जुडिशरी के साथ भी, समी इब्राहिम के पास भी मेरा क्वेश्चन है, इसको उठाएं। PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट केस जो 31 जुलाई का केस समझा को अनाउंस हुआ था, उसके अंदर बैठे थे 13 जज साहबान। 13 में से 4 जज साहबान वो थे जिन्होंने 3 नवंबर 2007 के इक़दाम को दुरुस्त तस्लीम किया जी। और दुरुस्त तस्लीम करने के साथ उसके अंदर उन्होंने हलफ उठाया जनाब अली। उसके अंदर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, नासरुल मुल्क साहब, सरमद उस्मानी, सरमद जलाल साहब, और उसके अंदर शामिल हैं शामिया शाकुरुल्लाह जान। तो ये 4 जज साहबान जब 3 नवंबर 2007 के इक़दाम को दुरुस्त तस्लीम करते हुए जनाब अब्दुल हमीद डोगर के सामने सरनगू होते हैं और जनाब अब्दुल हमीद डोगर के सामने हलफ उठाते हैं और उसके बाद जज बनते हैं, और जज बनने के बाद उस फैसले में भी शरीक है जिन्होंने उसको काला दम करार दिया। नंबर 1। दूसरी बात यह है उसी बेंच के अंदर 4 जज साहबान ऐसे थे जिन्होंने कोई हलफ नहीं उठाया। उन्होंने उसी जो PCO जफर अली शाह का केस है, जो PCO के तो हलफ उठाया था, अपने PCO पर वो अड़े रहे। उन्होंने कहा जी हमारा वो PCO वाला जज जो हलफ है वो सही है। उसमें कौन थे? उस 4 जजों में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जस्टिस खलील रमदे साहब, जस्टिस एजाज अहमद साहब चौधरी और जस्टिस राजा फयाज साहब। तो ये 4 जज साहबान PCO के हलफ तहत बैठे रहे, और 4 जज साहबान जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब अब्दुल हमीद डोगर साहब के कहने पर आइन का जो 73 का आइन है उसके ऊपर हलफ उठाया जब आइन रिवाइव हो चुका था। आप मुझे बताएं 13 में से 8 जजों का पोजीशन मुतनाज़ा है कि वो कौन सा आइन है जिसका हलफ माफी भी हो गई, 3 नवंबर के इक़दामात पर और उनकी रिटायरमेंट भी हो गई, कौन सा PCO उनके पर्सनल प्रिविलेजेस भी हो गए, ना उठाकर अपने आप को जज। तो मैं समझता हूँ ये जजमेंट खुद ही जो सिंध हाई कोर्ट वाला है मुतनाज़ा है। सही। फिर उसके तहत आपने 101 जजों को निकाला जो आपके मुखालिफ थे, आपने एक गिरोह को दूसरा लाए, गिरोह को उसको मुसल्लत किया और उसके बाद कह दिया ये जुडिशरी है। मैं कह दिया जरूरत किसी में नहीं है। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है, शुक्र है कि आर्मी ने आज अपनी बात, हक की बात कह दी, कौम की बात कह दी, 22 करोड़ अवाम की बात कह दी। खुदा के लिए ऐसे जुडिशरी लाएं जिस जुडिशरी के अंदर सबका एतमाद हो। बिल्कुल सही है, ये आपकी बात बिल्कुल सही होगी। आप और आपने जो कहा बरक्स की कोई तौर पर हुकूमत रोज फांसी चढ़ते रहेंगे, उसको भी सोचना अपने बारे में, रियासत के बारे में है, अदलिया के बारे में है, ठीक है, और भी चढ़ेगा। अच्छा कंडानी साहब, इस पे बात करते हैं। आपने बहुत ज्यादा सवाल इस पे उठा दिए हैं जजेस के हवाले से कि उस वक्त PCO के कौन से जजेस उसी बेंच में बैठे हुए थे। सर जरूरी है, जरूरी, बिल्कुल सही है। आपने शफ करके छुड़ा दिया, ये मसला हल नहीं होगा, ये कौम इंतशार का शिकार होगा। आप एक एटमी कुव्वत है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं गुलाम मुर्तजा हमारे साथ चीफ मौजूद है। अपने आप को नेपाल और युगंडा न बना अपने, बिल्कुल नहीं, ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। गुलाम मुर्तजा, आज एक इस हवाले से दिन था कि कल के फैसले को लेकर बहुत ज्यादा इस्लामाबाद में आज बातगश्त होती रही, हुकूमत क्या प्लान कर रही है इस बारे में भी हो रहा। लेकिन आज के दिन इस हवाले से भी बड़ा अहम था कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का आज आखिरी दिन है, मुद्दत मुलाजमत उनकी ख़त्म हो रही है। लेकिन जो आज फुल कोर्ट रेफरेंस से उनका खिताब, उनकी जो गुफ्तगू थी, वो शायद जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उनकी तकरीर पे भी मजबूर हुए हैं, शायद वो ये बात ना होती। लेकिन बहरहाल उन्होंने बात भी की है, और जो सिलसिला रहा है ये भी इस नहज पे आ जाना, ये मामला कि 2 बड़े इदारों के दरमियान जो हो रहा हो, इदारों के दरमियान और इदारों के अंदर जो कुछ हो रहा हो, ये भी रियासत के लिए बेहतर नहीं। आज इसका मतलब है खिंचाव का सा माहौल रहा कि अटॉर्नी जनरल भी मौजूद नहीं थे, एक जज भी मौजूद नहीं थे, और फुल कोर्ट रेफरेंस का माहौल भी फिर ऐसा हुआ। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से, बल्कि अगर कहा जाए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जो नोटिफिकेशन वाला मामला है, उस वक्त से कुछ चीज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी डिफरेंट देखने को मिल रही हैं। साथ ही जजेस के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, और उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन का शिकार है, उसमें मज़ीद इस तरह के जो फ़ैसले हैं और इस तरह की जो सोच है, उससे मज़ीद नुकसान, जिस तरह मानुल्लाह करानी साहब ने कहा, तो ये नुकसानात होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आप इसको ISPR की जानिब से दिए जाने वाले बयान के मुताबिक देखें तो उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि हमें ये कहा गया, ये इस तरह से लग रहा था कि हम
कोई एक्शन लेंगे, हमें प्रोवोक करने की कोशिश की गई, हमें उभारा गया, लेकिन हमें पता है कि ये मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के अवाम के लिए, ये अदारे के लिए बेहतर नहीं है। इस वजह से हमने इस बात के ऊपर बहुत सोचो विचार के बाद अब ये कर रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से जो उसके पास अवेलेबल डिफेंस हैं, जो अवेलेबल बातचीत है, वो हुकूमत का काम है, वो करे। हम जो है इस मामले से हुकूमत की जानिब उनको बता दिया गया है, उनसे बातचीत हो गई है प्राइम मिनिस्टर की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। तो ये एक सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा था इतने ताकतवर अदारे की जानिब से जब ये बात कही गई है। और बैनुल-अक़वामी बहुत सारी कुव्वतें, बहुत सारी साजिशें इस वक्त मौजूद हैं जो पाकिस्तान को हर लिहाज से चाहते हैं कि वो यहाँ पे कुछ इस तरह के काम हो जाएं। गुलाम मुर्तज़ा बहुत बैलेंस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ा बैलेंस किस्म का वो एक स्टांस था जो कल लिया गया DGISPR की जानिब से, और जिसे हम कह रहे हैं कि कौमी मफाद के लिए और नेशनलाइजेशन के लिए जो एक चीज़ है वो नज़र आ रही थी उस कॉन्फ्रेंस के। लेकिन हुकूमत की जो आप जिम्मेदारी के हवाले से बात करें, बार बार मैं इसलिए समी साहब हुकूमत की जिम्मेदारी के हवाले से दोपहर में आज भी आपसे जब बात की उस वक्त भी हुकूमत, क्योंकि बड़े भाई की हैसियत से बकौल आपके जिम्मेदारी, तो फिर क्या वो जिम्मेदारी अदा हो रही है कि कभी एक तरफ से एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो, दूसरी जानिब से एक शिकायत या शिकवे की बात हो, तो हुकूमत अपनी जगह पर वो काम कर रही है जो उसे करना चाहिए? भाई अगर काम हो रहा होता तो जो अमानुल्लाह करनानी साहब ने नुकात उठाए हैं वो एड्रेस ना हो चुके होते। सबसे पहली तो बात यह है कि ये एक मौका आपको मिला है, आप देखें कि ये जुडिशरी वाकई जुडिशरी के तौर पे एक्ट कर रही है या कानूनी तौर पर जुडिशरी है खुद। मैं एक और मसले की तरफ बात करता हूँ, ये अमानुल्लाह साहब अगर हमें मजीद अगर इनलाइटन कर सकें तो। जी जी, आप ये देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट के अपने इन्होंने रूल्स बनाए हैं कोर्ट ने कि जब जजेस जो आएंगे उसमें से 60% जजेस जो हैं वो बाहर से लिए जाएंगे, 40% लोअर जुडिशरी से आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में आप देख लें 17 जजेस हैं, सारे के सारे बाहर से आए हुए हैं। कौन है लोअर जुडिशरी में? हाई कोर्ट्स में आ जाए आप, ये लाहौर हाई कोर्ट में 91% हैं जो बाहर से आए हैं। बाहर में कौन होते हैं? वकला के दफातर हैं, वकील होते हैं। ये वकील कौन है? ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के मेंबर होते हैं। फिर ये बाहर के इलेक्शन लड़ते हैं उन्हीं समाजी सियासी जमातों के बिहार पर, और उसके बाद फिर जज बन जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? किसको प्रोटेक्ट करते हैं? तो ये सारी की सारी पॉलिटिक्स है, सारी की सारी। तो ये करनानी साहब ने जो सवाल उठाया है ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आइन कहता है कि आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को आपने बहाल रखना है, उसकी सैंक्टिटी को बहाल रखना है। लेकिन जुडिशरी आप बनाएं तो सही ना पहले। आप जब मुझे बताएं ना, वो सेठ वकार साहब ये लिख रहे हैं कि लाश को 3 दिन तक आप लटकाए रखें। अब आप मुझे बताएं क्या ये जुडिशियल ऑर्डर है? अब आप मुझे बताएं क्या आप उनको जज मानेंगे? तो आज कह दिया खोसा साहब ने कि जी आला अदलिया के खिलाफ आप कैंपेन चला रहे हैं। तो अब ऐसे बंदे को आप क्या कहेंगे जो कहता है कि 3 दिन लाश लटकाए रखो, जो ना पाकिस्तान के कानून में है ना पाकिस्तान के आइन में है, लेकिन वो एक सूबे का चीफ जस्टिस है। भाई ये चीजें बहुत आपको एड्रेस करना जरूरी है। अच्छा, ये जो गुटी गुटी सी बातें हैं ना, ठीक है जी DGISPR ने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, बात ये है कि इसको हल कौन करेगा? फिर उसने उसके बॉल उसके कोर्ट में डाल दी, उसने उसके कोर्ट में डाल दी, और यहाँ पर जो सफरर है वो सारे के सारे पाकिस्तान के आम आदमी सफरिंग है वहाँ पर अदालतों में, इन्हीं के मुकदमात। ये बात किसकी हो रही है? इसकी एलीट ग्रुप की बात हो रही है। अब ये मुझे मतलब ये है कि ये मैं एक सवाल करता हूँ, पाकिस्तान का आइन कहता है जी कि सदर पाकिस्तान जब तक सदर हैं वो कुछ भी करते हैं, आप उनसे नहीं पूछ सकते। तो ये कोई रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये कहना था कि अगर फातिमा भी कोई जुर्म करे तो उसको भी सजा मिलेगी। भाई उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कोई भी मुझसे सवाल पूछ सकता है। जब एक नौजवान ने सवाल किया उससे, तो यहाँ पर जी सदर से नहीं पूछ सकते। अभी मैं मुनीर मलिक साहब को सुन रहा था, कह रहे हैं कि जी किसी जज की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो सकती उसके एहसासों की सदर की मंजूरी के बगैर। ओ भाई, तो ये कौन लोग हैं? ये हम पे मुसल्लत कैसे हो गए? ये मैं समझता हूँ कि इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इक्वलिटी की बात है, सर दुरुस्त आप बात कर रहे हैं, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो किसी की भी जो अकाउंटेबिलिटी है उसका एक ही मियार होना चाहिए। सर तो समी साहब आप दुरुस्त की बात कर रहे हैं कि दुरुस्त होना चाहिए। अमानुल्लाह करनानी साहब खुद मुख्तार इदारे, अदलिया आज़ाद है, अदलिया खुद मुख्तार है, बाकी इदारे भी इस तरह से है कि पार्लिमान है, वहाँ पर कवानीन पास होते हैं तो वो भी पार्लियामेंटेरियन बैठ के वहाँ पर करते हैं। तो फिर अदलिया को ठीक करना वो भी तो अदालतों में बैठे हुए जजेस का ही काम है, तो वो फिर और बाहर से आकर तो कोई नहीं कर सकता है।
सर मैं नहीं चाहता हूँ बाहर से मंगाएं, बाहर से नहीं मंगाएं, गुजारिश है थोड़ा इसको हौसले से सुने और उस बात को दोबारा देखें। जनाब अली, आपने जो सिंध हाई कोर्ट जजमेंट दिया उसके तहत आपने लाइक फैक जजेस को, जैसे इरफान कादर साहब है, किससे कम है जजी में? आपके अपना कई जज साहबान ऐसे, शब्बर रजा रिजवी साहब है, किससे कम है, जिनको बाद में आपने खुद अपॉइंट किया। अभी पन्नू साहब हाई कोर्ट इस लाहौर के जज बने, वो उसी जजों में जिनको निकाला गया था। जो जज आज बनने के काबिल है उस वक्त उसको क्यों निकाला गया? और इसके बाद फिर जब आपने निकाल दिया तो इसका मतलब आप फरीक बन गए, और अगर आप फरीक बन गए तो अपने कानून आइन को फॉलो करें। किस तरह फॉलो किया? पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम पास की, ये ऑन रिकॉर्ड है, और अदलिया ने बाकायदा गन पॉइंट पे, मैं गन पॉइंट पे कह रहा हूँ, जनाब चौधरी इफ्तिखार साहब ने 18वीं तरमीम को एक नदीम को, जो अकरम शेख साहब बहुत बोलते हैं ना, अकरम शेख साहब के ज़रिए चैलेंज करवाया, और उसके अंदर बाकायदा अदलिया पार्लियामेंट को मजबूर किया गया वो हमारी मर्ज़ी से 19वीं तरमीम करे, और बाकायदा 19वीं तरमीम हुई जुडिशरी की ख्वाहिश पर। आज पूरे पाकिस्तान के वकील इस बात पर मुत्तफिक हैं 2009 के बाद जितनी जुडिशरी बनी है वो मुतनाज़ है। उसमें अच्छे लोग भी होंगे, हम नहीं कहते सब के सब, मगर उसके प्रोसेस पर पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम बार काउंसिल मोतरज़ हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है, जो इंसाफ के तकाजे वो पूरे नहीं हुए। जब पूरे बार ये कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, सिर्फ हमारी पार्लियामेंट जो है बिली क्या कहते हैं, बिगी बिल्ली बनी है। लेकिन कंरानी साहब बात ये है कि आप कह रहे हैं कि मुतनाज़े 2009 के बाद से है, तो फिर क्या इसमें अक्सरियत भी तो बाहर से ही आए हैं ना? गलत है जो अभी समी साहब इशारा करते हैं, अक्सरियत भी तो बाहर से ही आई है। गलत हुआ है, हम कहते हैं आइन के, सर मैं कब उसको कहता हूँ? हम जब खुद कह रहे गलत हो रहा है, आप बाद में कह रहे, मैं कह रहा हूँ, मेरे इदारे कह रहे हैं। आर्टिकल 193 में 3 कंपोनेंट्स हैं जो जुडिशरी में, हायर जुडिशरी जो अपॉइंट होंगे। नंबर 1 लायर्स का है, सेशन जजेस का है जो सीनियर होंगे, और गवर्नमेंट सर्वेंट से भी है। यानी तीसरा तो हमने गायब भी कर दिया। हम समझते हैं हमारे वकीलों को और जजों का, क्या नहीं, सिविल सर्वेंट से भी लोग आ सकते हैं, आइन में लिखा हुआ है। हमने उस सिविल सर्वेंट को गायब कर दिया, जबकि हमारे मुल्क में जो सिविल सर्वेंट भरते हुए, वो क्या आपने के में समदानी साहब हमारे अपने डेरा अलहयार आजकल, पहले झटपट होता था सब डिवीज़न, उसका असिस्टेंट कमिश्नर रहा, बाद में वो बाकायदा हाईकोर्ट का जज बना जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेल दी। इस किस्म के लोग सिविल सर्वेंट से आए और ज़रूरतमंद लोग आए, तो आपने सिविल सर्वेंट को बिल्कुल ही आउट कर दिया, उसमें से कोई नहीं आ रहा है। और सेशन जजेस में भी से भी आप कभी जूनियर को लाते हैं। अमन अनवर ज़हीर जमाली साहब माजरत के साथ अपने बेगम को जज बना के गए, और आपके अपने बेटे की खातर पाकिस्तान बार काउंसिल के रूल्स को उसने अमेंड करवा दिया, 10 साल के बजाय 7 साल कर दिया। ये जुडिशरी है जो अपने मकसद के लिए अपने मतलब के रूल्स बनाते हैं। और खोसा साहब तालिबान और बादशाह की हिमायत कर रहे हैं। ये जो लाश को लटकाना है, ये डॉक्टर नजीबुल्लाह का लाश तालिबान ने लटकाया था, ये उसकी फॉलोइंग है तालिबान की। या फिर सऊदी अरब में लटकाया जाता है जहाँ बादशाह है, आइन और कानून कायदा नहीं है। दुनिया में लाश की हुर्मत होती है, जंगी जंगों में भी लाशों की हुर्मत होती है। आप किस कानून, किस कायदे, किस इखलाक, किस मजहब, किस दीन के तहत कहते हैं कि लाश को लटकाया जाए 3 दिन तक? तो ये तो उसके, मैं समझता हूँ इसको न सिर्फ सेक होना चाहिए, इसको क्रिमिनल एक्ट के तहत आज एक मौका था कि इस बात पे भी बात कर ली जाती, ना कि सिर्फ ये बात होती जो आइन कानून इखलाक हमें बादशाह की तरफ ले जाए, हमें जो है ले जाए जाकर तालिबान के माथे दुनिया में हो रही है, और वो जहाँ पर है तो उसको जो है। जी समी साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी समी साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें, अभी आप अगर यानी किसी ने सिविल सर्विस में जाना है तो आपको कंपटीशन का एग्जाम देना पड़ता है, कोई पढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर उसमें से आपका इंटरव्यू और आपका तहरीरी टेस्ट है। अगर आपने फौज में जाना है उसका भी एक इतना कड़ा मेयार है, और आप यानी सब हम मुत्तफिक हैं। किसी भी महकमे में आप देख लें जिसमें जाना है आपने, कोई ग्रेड 17 की कोई भी जॉब है, उसके लिए आपको सिविल सर्विसेज का वो टेस्ट देना पड़ता है, पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। सिर्फ जज एक ऐसी तैनाती है जिसमें आपका कोई टेस्ट नहीं है, आप बस एक मखसूस लॉ चैम्बर के लिए उठा के देख लें, रिसर्च करके देख लें। जिसको चीफ जस्टिस ने जज बना दिया वो बन गया, उसको पार्लियामेंट भी नहीं रोक सकती। बिल्कुल। उसके बाद उनकी संकट ये है कि उनके आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो जो पैसे कहाँ से आए, वो जायदाद कहाँ से बनी,
वो भाई ये क्या है ये? बिल्कुल, अगर जैसे पहले कहा कि ये कानून भी खुद बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी। ये एक बात मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ये बड़ा टॉपिक, मैं वैसे तो समाप्त करना चाह रहे थे इस टॉपिक, लेकिन मुझे ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करना है, मुझे ब्रेक लेना है। कुमनानी साहब, समीदा साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आते यहीं से कंटिन्यू करते। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम तज्जिया में, और इस वक्त हमारे साथ अमानुल्लाह कुमनानी साहब मौजूद हैं। अमानुल्लाह साहब, आप कोई बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन मेरा एक सवाल भी है, कुछ लफ्ज़ सख्त ना हो जाएं क्योंकि हम ऑनर बैठे हैं, लेकिन आला अदलिया में तो फिर जो आप बात कर रहे हैं, समी साहब सवाल उठा रहे हैं, तो फिर तो ये मनमाने मामलात चल रहे हैं को किस तरीके से अपॉइंटमेंट है, किस तरीके से तकर्रुर का मामला है, हम ये कह सकते हैं कि मनमाने मामलात हैं? सर गुजारिश है, मैं सख्त इसलिए कह रहा हूँ कि जुडिशरी जो है एक के तमाम तबकात जो हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा सालिसी का किरदार अदा करता है। आप जब अपने तनाज़ात ले जाते हैं तो उनके ऊपर भरोसा होता है 100% दोनों फरीकों का। वो फरीक अपने आप को कत्ल और के जुर्म भी आपके पास लाते हैं, 100 कत्ल भी कोई करता है उसके फैसले भी जुडिशरी करती है। तो उस जुडिशरी को अब वो बोर्ड होना चाहिए, उसको अपने गिरोही तनाज़ात और गिरोही फॉलोइंग को मेंटेन नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था, अब फ़र्ज़ करो जिस जज साहब ने उसके काबिल एहतराम है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये पता है कि जज हैं हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, मैं उसके ज़ात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके अल्फाज की बात कर रहा हूँ। मैं उन अल्फाज के मजम्मत कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा उस अल्फाज जो पैरा 66 है कि लाश को घसीटा जाए और घसीटने के बाद 3 दिन तक उसको डी चौक पर फांसी दिया जाए। तो ये जो अल्फाज हैं, मैं उन अल्फाज की बात कर रहा हूँ। ये अल्फाज ना हमें आइन में मिलते हैं, ना कानून में मिलते हैं, ना जैन मैनुअल में मिलते हैं, ना किसी दुनिया के कानून में मिलते हैं। तो जब ये चीज़ें आपके अजनबी हैं तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर तो प्रेसिडेंट है जो मैं दोहराऊंगा, फिर तो इसका मतलब प्रेसिडेंट दोहरा है। एक नजीबुल्लाह का लाश को लटकाया गया तालिबान ने, तो इसका मतलब आप तालिबान को फॉलो कर रहे हैं, आप उनसे मुतासर हैं, या बादशाह से मुतासर है जहाँ सऊदी अरब में मुजरिमों को लटकाया जाता है फांसी पे, वो भी मरने तक रखते हैं, इसके बाद 3 दिन कोई नहीं लटकाता। लेकिन सर आज लाइटर नोट आज चीफ जस्टिस साहब ने तो कहा ये कि जो जज का दिल है वो शेर जैसा होना चाहिए, आसाब जो हैं वो लोहे जैसे होने चाहिए। कोई शख्स करे उसकी सजा की बात करे, जज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बात दूसरी बात है, क्योंकि कानून में जरा सुने, कानून में ये है कि अगर एब्सकॉन्डर किसी को आम शहरी को मिल जाए ना, कानून के अंदर CRP से लिखा हुआ है आप उसको गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो कल जज साहब ये भी कह सकते थे कि जनाब मैं इजाज़त देता हूँ पूरे दुनिया में लोगों को जिसको जो एब्सकॉन्डर मिले उसको गोली मार दे, तो ये भी कह सकते थे। जब वो तालिबान के नक्शे कदम पे चल कर ये कह सकते हैं उसकी लाश को लटकाया जाए, वो कानून का सहारा लेकर ये भी कह सकते हैं। इससे तो फिर खाना जंगी होगी, जिसको जो एब्सकॉन्डर मिला उधर गोली मार दो, तो कल ये भी कह सकते हैं, क्योंकि कानून में है, CRPC में ज़ाब्ता फौजदारी में लिखा हुआ है जिसको जो एब्सकॉन्डर मिले उसको पकड़ के कानून के हवाले करे। प्राइवेट आदमी को भी गिरफ्तारी का हक है, तो कल प्राइवेट आदमी को यह भी हक दिया जा सकता है पर उसको गोली मार दो। तो इस किस्म के फैसलों से अनार्की फैलती है, जो अनार्की फैलाएगा उसकी रिपरकशंस हैं। मैं उन रिपरकशंस की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जजमेंट अपनी जगह पर, वो चैलेंज होगा, वो अपील में जाएगा, जो फैसला होगा अपनी जगह पर। सही। ये जो अल्फाज है, अल्फाज के बारे में अल्फाज के बारे में ये हुआ कि कुमनानी साहब पूरे अल्फाज पूरे टिल्ट हो गए। गुलाम मुर्तज़ा साहब, पहले हम 2 दिन पहले 17 दिसंबर की बात कर रहे थे कि एक फ़ैसला आ रहा है, वो उस फैसला क्योंकि अदालत का फ़ैसला है तो किसी को गद्दार करार दिया जा रहा है, उसके लिए सज़ाए मौत हो गई है। लेकिन अब जब तफसीली फ़ैसला आया उसका पैरा 66 है, उस वक्त आप मौजूद थे लाइव हमारे साथ ही जब ये 66 पे बात हो रही थी। इस एक पैरे ने पूरे मुकदमे को 180 डिग्री पे टिल्ट कर दिया और वो सारे का सारा जो फोकस था वो कहीं से उठकर कहीं और चला गया। इसके बारे में अब क्या बात हो रही है इस्लामाबाद के ख़ास तौर पर जो कानूनी आइनी हलके हैं? जी, कानूनी आइनी हलकों ने तो बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए हैं इस मामले के ऊपर, और 66 के हवाले से ये कहा है कि ये कोई किसी जगह पे भी किसी मामले में इसकी गुंजाइश ही नहीं थी, ना आइन में है, ना कानून में है, ना ज़ाब्ता अखलाक में है,
किसी जगह पे भी इस बात को मैंने नहीं सुना अभी तक किसी कानूनी हलकों की जानिब से, वकला से भी आज दिन में रब्ता रहा कि किसी ने इसको सराहा हो कि ये एग्जेम्पलरी पनिशमेंट है, ये अच्छी है। ऐसा एक लफ्ज़ भी सुनने को नहीं मिला। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि ये मानुल्लाह कुमरानी साहब ने जिस तरह से बात की है, जुडिशल सिस्टम की तरफ बात इन्होंने मोड़ दी है कि जुडिशल सिस्टम फेल टू डिलीवर, ये पोजीशन बन गई है कि ये सिस्टम अब डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो इसमें कितना किरदार होगा वकला का कि वो इस हवाले से खट्टे हैं, इस अपनी जुडिशरी को ठीक करना चाहते हैं। जिन लॉ चैम्बर्स के 70 जो उनके असिस्टेंट हैं वो जज बने हुए हैं हाई कोर्ट्स में, उनका क्या होगा? क्या उनसे आप लोग जान छुड़वा सकेंगे? क्या वो चैम्बर जो बड़े चैम्बर्स हैं जिनके जज उनकी मर्ज़ी से जज लगते हैं हाई कोर्ट्स में, उनका क्या होगा? क्या हमने जो रिफॉर्म्स शुरू किया था, एनजीए पे एमसी बनाया था, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, उसकी तकरीबन 10 साल से सिफारशात पड़ी हुई हैं कि सिंगापुर का जुडिशल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में लाया जाए, उसी तरह से वकला एक्ट करें, उसी तरह से इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया हो जजेस का, और जो फ्रिवलेस लिटिगेशन हो उसमें अगर वकला को भी जुर्माना किया जाए और जो साइलिन हैं उनको भी जुर्माना किया जाए, और जजेस की काबिलियत का म्यार जो है वो CSS ऑफिसर्स की तरह पे वो रखा जाए, फिर कमेटियाँ सियासी सारा कुछ। तो ये सिस्टम भी तो आपको देखना होगा। आप खुद सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, उस वक्त आपने जो भी बात की आप अपनी बात करते थे। आज यही बार काउंसिल्स की जो बात आप कर रहे हैं, बार एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, आज आप ये बातें कर रहे हैं। पिछले साल में आप उन तमाम चीज़ों को जो था वो नेगेट कर रहे थे, और आप अपनी उस वक्त भी आपका अपना स्टांस था। आज क्योंकि और लोग हैं, आज फिर आप किसी और तरफ जा रहे हैं। तो जुडिशल सिस्टम को ठीक किसने करना है? क्या वकला? क्योंकि जाहिर है कि अगर डॉक्टर्स खराब हैं तो डॉक्टर्स के ही सीनियर डॉक्टर्स उनको बैठ के उसका हल निकालते हैं, उनकी रेगुलेटरी बॉडी होती है। यह आप रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, आपने आज तक वकला की तरबियत के लिए क्या किया है? कभी आपने किसी सीनियर ने किसी जूनियर को ये बातें सिखाई हैं या कोई वर्कशॉप्स कराई हैं, कहीं बाहर उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा है? आप ये देखें कि ये शुतर बेमुहार की तरह हैं। आज अब डिग्रियां चेक करवा लें अगर आप वकला की, सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि आप वकला की डिग्रियां चेक करा लें, आपको तकरीबन 60-70% लोग इसमें से वकला में से बाहर निकलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो सवाल उठ रहे हैं। तो इस सवालों का जवाब ना तो ये सज़ा की बात है कि इस सज़ा में उन्होंने खुद इस फैसले को इस हद तक कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि ये उड़ जाएगा, लेकिन जाहिर है कि जो स्टेप लग जाती है वो अरसा दराज तक कायम रहती है। तो ये एक इस फैसले को ख़त्म नहीं करना, जुडिशल सिस्टम को भी बेहतर करना है। तो किसने बैठना है? ये सवाल आपने बहुत गुलाम उठा कि जुडिशल सिस्टम को बेहतर, सवाल उस पर जरूर हो रहा है, लेकिन उसकी बेहतरी के लिए मैं मानुल्लाह कुमरानी साहब आपसे इसके जवाब भी लूंगा कि बैसियत सदर सुप्रीम कोर्ट बार सबसे स्ट्रॉन्ग जो किसी किस्म की कोई तंजीम होती है वो होती है। मैं उस पर, लेकिन मैं समी साहब से बात करते हुए, क्योंकि उनके सवाल होंगे उस पर बात करेंगे। समी साहब, बात वो फिर आ गई, जुडिशल सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर उस पर सवाल हो रहा है, लेकिन सवाल के साथ जिस तरह से उसका क्राइटेरिया तकर्रुर का है, सिलेक्शन का है, उसके बाद फिर वो डिलीवर क्या करेगा? भाई जो कुमरानी साहब ने मामला उठाया है, ये तो आपको ये जुडिशरी को ठीक करना पड़ेगा, ये लोगों को निकालना पड़ेगा। आप देखें ना, 40% लोअर जुडिशरी से आने थे सुप्रीम कोर्ट में, ये पूरा आप उठा के देख लें, इनके अपने रूल्स हैं, अपने कवानीन हैं, उसी की वो फॉलो नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट। तो अभी मुर्तजा को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वकला करेंगे। भाई वकला कैसे करेंगे? वकला ने तो ये सारा काम मिलकर किया हुआ है। ये इसीलिए तो आप आज तक मुझे बताएं कि किसी ऐसे वकील को जिसने कोई जुर्म किया हो, कुछ सजा हुई है? थप्पड़े मारे हैं, जजों को मारा है, पुलिस वालों को मारा है, साइल्स को, क्लाइंट्स को मारते हैं सब। अभी ये PIC पर हमला हुआ है, मुझे ये बताएं कि किसी को सजा हो रही है? आज तक किसी को सजा हुई है? ये कभी नहीं सजा होने देंगे। एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथी हैं, तो ये तो निकालना पड़ेगा। यही तो कह रहे हैं कुमरानी साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है। सफाई करनी पड़ेगी आपको भाई, और ये गवर्नमेंट ने करना है, ये किसी वकील ने नहीं करना। गवर्नमेंट एक्ट करे, प्राइम मिनिस्टर साहब एक्ट करे। अब आइन में चीजें मौजूद हैं, जब सूरत हाल काबू से बाहर हो तो उनके पास मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं, उनका इस्तेमाल करें आप। और वो तो इसको खोसा साहब तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं जस्टिस वकार को। उन्होंने तो आज कहा जी कि मेरे खिलाफ और सीनियर जजेस के खिलाफ, कौन से सीनियर जज है जिसके खिलाफ कोई बात हुई है सिवाय वकार अहमद के, जिन्होंने ये चीज लिखी है जो पाकिस्तान के आइन और कानून में ही नहीं है। तो ये तो एक कल्ट की तरह, यही तो मैंने आगाज में कहा था, इस वक्त जो
सूरत हाल है, या जो वो सारा मामला इफ्तिखार चौधरी वाला हुआ था, सारा जैसे इन्होंने बात कही ये कल्ट की तरह उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया, तो वो तो वकील कहाँ इसको ठीक करेंगे? वर्कशॉपों में जाके ये ठीक होने वाली बात थोड़ी है। ये तो पावर की बात है, ये तो लालच की बात है, ये तो ताकत की बात है, इख्तियार की बात है। तो सरकार को इस ये खुद लिखा जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कि जनाब ये माफिया की तरफ पे चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो इख्तियारात हैं, जो ये इसी तरह के इख्तियारात हैं कि आप इनको छेड़ नहीं सकते, इनको हटा नहीं सकते, इनके बारे में बात नहीं कर सकते। ये खुद ही आपको बुलाएंगे कि जी आपने ये किया और आप पे चार्ज करेंगे और खुद ही उसका फैसला करेंगे। तो नाउ इट इज टाइम कि यू मूव फॉरवर्ड भाई। लेकिन इस पे भी है कमरानी साहब, हुकूमत कुछ अगर करना भी चाहेगी माजी में तो 19वीं तरमीम आपको भी पता है जिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में किस तरह से पार्लियामान से अदालत तक बुलवा के और वो कर ली गई थी, अब ये किस तरह से हो सकता है? भाई आपको रूल सस्पेंड करने पड़ेंगे, इमरजेंसी की प्रोविजन है मौजूद प्राइम मिनिस्टर के पास। आपको रूल सस्पेंड करके इन लोगों से, बहुत सारे लोगों से आपको उसका हल तलाश करना पड़ेगा। सही जी कमरानी साहब। सर गुजारिश ये है कि ये कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, कानून आइन जजमेंट्स के रोशनी में आपको बता रहा हूँ। PLD 96 सुप्रीम कोर्ट 324 अल जिहाद ट्रस्ट केस, आप लोग जल्दी भूल जाते हैं, ये वो जजमेंट है जिसके अंदर जजों के लिए एक क्राइटेरिया दिया गया है। उसके अंदर ये भी क्राइटेरिया जज कैसे भर्ती होने चाहिए, कौन भर्ती होने चाहिए, और सीनियर जज कौन होता है, और सुप्रीम कोर्ट में कौन जाएगा, उसको तो बिल्कुल टिश्यू पेपर बना दिया गया है। ये हमारे जुडिशरी ने खास तौर पर हमारे जो 2009 के बाद जुडिशरी ने उसको तो कुछ समझा ही नहीं है। सर गुजारिश, पार्लियामेंट जनाब, पार्लियामेंट को कौन रोकता है कानून बनाने से? आइन में लिखा हुआ है 193 में तो 3 कंपोनेंट्स होंगे सुपीरियर जुडिशरी के। पहले है सेशन जजेस में से, फिर है कि वकला में से, तीसरा है कि सिविल सर्वेंट में से। उसको इम्प्लीमेंट करवाए पार्लियामेंट, पार्लियामानी कमेटी पूछे, आज भी एग्जिस्ट करती है भाई सारे के सारे क्यों आ रहे वकला में से, तो कौन पूछे? कोई नहीं पूछता है। इसीलिए हर एक ने एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। अब हालत ये बन गई है, पहले एक बात करते थे एक असूली जिस पर जजमेंट्स भी हैं कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव, बल्कि आज रिवर्स हो गया है सिलसिला। अभी एग्जेक्टिव वाले कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ एग्जेक्टिव फ्रॉम जुडिशरी। क्यों? अब एग्जेक्टिव के पावर तमाम के तमाम जुडिशरी इस्तेमाल करती है। उसको इस बात पर भी एतराज़ है कौन DC होना चाहिए, उनको इस पर भी एतराज़ है स्कीम किस तरह बनना चाहिए, उनको इस पर भी एतराज़ है आर्मी चीफ कौन होना चाहिए। क्या आप लोगों को अलाम होता है? जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो गवर्नमेंट का काम है, कानून साजी करना ये पार्लियामेंट का काम है, जुडिशरी का काम है तनाज़ात को हल करना। वो तनाज़ात की बजाय हुकूमत में घुस जाते हैं। हमारे एक दोस्त ने कहा इनके अंदर हर एक के अंदर एक SHO छुपा हुआ है। हर एक जज जो है अपने आप को SHO समझता है, थानेदार समझता है, वो समझता है थानेदार की तरह मेरे हुक्म को माना जाए। नहीं जनाब, आप सालिस हैं, सालिसी करें दो फरीकों का, जो भी होता है लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स। ये कहते हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, ये हर चीज़ को इम्प्लीमेंट कराएगा। भाई आप कौन होते इम्प्लीमेंट कराने वाले? इम्प्लीमेंट कराना एग्जेक्टिव काम है। खुदा के लिए अपने अपने डोमेन में रहे, हर इदारा अपने डोमेन में रहेगा तो काम होगा। मगर अब ये डोमेन में कोई नहीं रहेगा। जब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, इसको अंदर ले जाने के लिए एक इकदाम करना पड़ेगा। फरीकों को मुसल्लत न करें, आप कौम का ख्याल करें। आप एटमी कुव्वत है, आप इस्लामी उम्मा के सरबराही कर रहे हैं। आप ऐसा न हो कि तुर्की के सड़कों में जिस तरह घसीटा गया है या 90,000 फौजियों को जिस तरह जिल्लत रसवाई का सामना करना पड़ा है, खुदा के लिए उस सतह तक न ले जाए। होश के नाखून ले। और ये किताबें मिताबें आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आपने बचना है, जिंदा रहना है, आप काबुल में नहीं बैठे हुए, आप रशिया को भी आंखें दिखाते, आप कहते हमने रशिया को तोड़ा है, आप अमेरिका को भी आंखें दिखाते, कहते नहीं हमने पार्लियामान का काम है वजीर आजम साहब को अब एक्शन करना है कि अब बहुत हो गया है कि जिसके बाद जो पावर्स हैं वो पावर्स आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जो जजेस के तरीका तकर्र का उसी तरीके से वो मामलात होने चाहिए, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों के जवाब को हल करना भी अब जिम्मेदारों का काम है। और जिम्मेदारी सबसे पहले वो हुकूमत पर है, पार्लियामान पर है, उसको हल करना भी चाहिए आइन और कानून के मुताबिक जो एक तरीक़ाकार। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह कमरानी साहब आपका, गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। समी इब्राहिम साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।